हाँ, तो अब हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है मोल अंश। इसको आप इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ये मोल अंश का उपयोग कहाँ होता है? तो विलयन की सांद्रता को बताने में मोल अंश का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये आता है कि मोल अंश में दो वर्ड है, एक है मोल और एक है अंश। इंग्लिश में जाएंगे तो इसका दो नाम, एक मतलब मोल का इंग्लिश हो गया मोल और अंश का नाम इंग्लिश में हो गया फ्रैक्शन। जैसे एक छोटा सा ऐसे पार्ट समझिए कि अगर हम ये बात कहें कि ये एक पेन है, इस पेन का ये भी एक हिस्सा हुआ ढक्कन और ये भी एक हिस्सा हुआ, दोनों को मिला दिए तब जाके ये बना पेन। तो इस हिसाब से इसी पेन, ये पेन एक सिस्टम है और इसी पेन का ये भी एक अंश हुआ और ये भी अंश हुआ। फिर यहाँ से खोलेंगे तो पता चलेगा कि इस पेन का ये भी एक अंश हुआ, उसमें ये जो फिल लगा हुआ है जो इसमें, वो भी एक अंश हुआ। तो हम ये बात कहते हैं ये भी एक अंश है, ये भी एक अंश है और ये भी एक अंश है। और किसका? तो ये पेन का एक अंश हुआ। क्यों? क्योंकि पेन एक सिस्टम है और इसके ये पार्ट हैं ढक्कन और इसके लीड। तो अब ये बात समझ में आता है कि जब भी कोई अंश होगा किसी सिस्टम का, किसी भी पार्ट का कोई अंश होगा, तो वो हमेशा उस सिस्टम से छोटा होगा। और ये सिस्टम है एक, इसका मतलब कि अंश का मान, फ्रैक्शन का मान हमेशा एक से छोटा ही होगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हो कि एक मोल, जिसको आप सिंबल में एन देते हैं, एवोगाड्रो नंबर, और एक मोल का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और यहाँ पर जब बात करते हैं फ्रैक्शन का, अंश का, तो ये एक सिस्टम का हिस्सा है, इसलिए इसका आंसर हमेशा एक से छोटा होगा। वो हम आपको आगे दिखा देंगे। किसी एक सिस्टम का कुछ भाग, ये इस पेन का ये कुछ भाग है और इसी पेन का ये भी कुछ भाग है, तो ये एक पेन से तो कम ही है। उसी लिए लिखा गया है कि किसी एक सिस्टम का कुछ भाग। अब आता है कि अर्थात अंश का वैल्यू मतलब मान हमेशा एक से कम ही होगा। ये बात आपको समझ में आ गई मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब कि मोल फ्रैक्शन जब भी किसी सब्सटेंस का, अवयव का, पदार्थ का कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा वैल्यू एक से कम होगा। अब यहाँ पर इसको कॉन्सेप्ट में लाते हैं। माना कि अवयव ए तथा अवयव बी को आपस में मिलाने पर विलयन ए बी प्राप्त होता है। ए को बी को आपस में मिलाएं, दोनों अवयव को, तब हमें ए बी एक विलयन सॉल्यूशन प्राप्त हो। अवयव ए का मोल अंश, अवयव ए के मोलों की संख्या। हमने पिछले मतलब कि वीडियो में आपको मोल कॉन्सेप्ट बताया है, वहाँ से हम लोग को मोल निकालेंगे तभी ये अंश कैलकुलेट कर पाएंगे। मतलब इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक मोल का और एक फ्रैक्शन का, अंश का। तो मोल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अब हम लोग मिला करके अंश के बारे में जान गए, तो मोल और अंश को मिलाएंगे तो मिलेगा मोल अंश। तो यहाँ पे आता है कि अवयव ए का मोल अंश क्या होगा? तो अवयव ए के मोलों की संख्या बटा अवयव ए तथा अवयव बी के मोलों की संख्या। मोल अंश का जो सिंबल होता है वो हम लोग दिखाते हैं एक्स से। मोल अंश, मोल फ्रैक्शन का जो संकेत होता है वो होता है एक्स, और ये सब स्क्रिप्ट। हमने एक चीज़ बहुत पहले आपको बताया था, शायद सबको ना मालूम हो। यदि ये कोई सिंबल है एक्स, तो इसके ऊपर जो लिखा जाता है, नीचे जो लिखा जाता है, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, और यहाँ पर जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर अगर ए लिखा हो तो इसको बोलेंगे एक्स सब स्क्रिप्ट ए,
और यदि ये ए यहाँ पर हो तो इसको बोलेंगे एक्स सुपरस्क्रिप्ट ए। तो उसी तरह से जब यहाँ पे मूल अंश का जो संकेत है एक्स, इसके सबस्क्रिप्ट में ए लिखा है, इसका मतलब ए का मूल अंश। ए का मूल अंश निकालने का तरीका है अवयव ए के मूलों की संख्या, तो मूल को हम लोग मूलों की संख्या को n से दिखाते हैं, तो अवयव ए के मूलों की संख्या और बटा अवयव ए तथा अवयव बी के मूलों की संख्या का योग जोड़ना है। तो अवयव ए के मूलों की संख्या और अवयव बी के मूलों की संख्या को n b से दिखाया गया है। ठीक इसी प्रकार अगर अवयव बी का मूल अंश निकालना हो, तो जैसे ए का मूल अंश निकालना था तो ए का मूलों की संख्या ऊपर और नीचे a प्लस बी दोनों के मूलों की संख्या। तो अगर अवयव बी का मूल अंश निकालना हो तो अवयव बी के मूलों की संख्या ऊपर और बट्टा अवयव ए और अवयव बी के मूलों की संख्या। अब यहाँ पर सिंबल लिख दिए हैं कि किसका मतलब क्या होता है, ये आप यहाँ पे जो बोले हैं वही यहाँ पर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि यहाँ एक्स ए तथा एक्स बी को आपस में मिलाने पर एक ही सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे इसको ए मान लिया जाए और इसको बी मान लिया जाए, ये दोनों आकर के एक ही सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो अगर इसका मूल अंश निकालेंगे और इसका मूल अंश निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना आना चाहिए, 1, क्योंकि ये भी 1 से कम है और इसका भी मान 1 से कम है। तो यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ एक्स ए तथा एक्स बी को आपस में मिलाने पर एक ही सिस्टम का निर्माण करते हैं, इसलिए एक्स ए और प्लस एक्स बी बराबर 1 होगा, क्योंकि ये वैल्यू भी x से 1 से कम होगा और ये भी 1 से कम होगा। नोट, इसी पर हमने लैंग्वेज दिया कि माना कि एक विलयन में n प्रकार, मतलब 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, कई प्रकार के, तो माना कि एक विलयन में n प्रकार के अवयवों को मिलाया गया है, n प्रकार के अवयव को मिला दिया गया, तो सभी अवयव का अगर मूल अंश निकालें x1 मतलब अवयव 1 का मूल अंश, अवयव 2 का मूल अंश, अवयव 3 का मूल अंश, और ये है अवयव nवां जो अवयव है उसका मूल अंश, तो सभी का मूल अंश का मान 1 से कम होगा। और जब सभी को जोड़ेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस 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 xn, तो हमें मिलेगा 1, क्योंकि ये सभी मिलकर के एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल दिया है कि यदि 160 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में H2O में मिलाया गया हो तो दोनों अवयव मतलब NaOH और जल के मोलों का मूल अंश बताएं। तो ये हमको पता है कि मूल अंश को हम लोग किससे दिखाते हैं, x से। पहले ये दिमाग में खुद सोचना होगा, पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, पढ़ कर पहले समझिए क्या क्या दिया गया और क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये 160 ग्राम दिया गया है NaOH का दिया गया द्रव्यमान, तो NaOH का दिया गया द्रव्यमान है जिसको हम लोग संकेत दिए हैं W1, मतलब 1 किसका है NaOH का और 2 किसका संकेत है H2O का। तो यहाँ पर है कि NaOH का दिया गया द्रव्यमान जो क्वेश्चन में है उसको हम लोग W1 से दिखाएं 160 ग्राम, और यहाँ पर अवयव 2 माना गया है जल का, तो H2O का दिया गया द्रव्यमान W2 जिसको हम लोग 90 ग्राम लिखे हैं, ये दिया गया है। फिर क्या दिया गया है, क्या निकालना है, तो अवयव दोनों अवयव NaOH और H2O का मोल फ्रैक्शन, तो हमने लिखा है XNaOH मतलब NaOH का मोल अंश निकालना है, और दूसरा आपसे पूछा गया है H2O का मोल अंश क्या होगा। हम लोग आय की ओर जब बात करते हैं तो NaOH का, अब यहाँ से हम लोग को पता चल गया ये दोनों दिया गया है और ये दोनों निकालना है। तो देखिए एक रफ स्केच हम लोग करना होगा कि हम लोग को निकालना क्या है, तो NaOH का मोल अंश। तो जब NaOH का मोल अंश निकालना है तो हम लोगों को यहाँ पर जैसे देखिए कि NX, यहाँ से दूसरा पेन लीजिए जो आपको दिखाई दे बहुत आसानी से, और यहाँ पर है कि यदि हमको निकालना है NXNaOH XNaOH तो हमको चाहिए
NaOH और बाई NaOH प्लस हम लोगों को लेना होगा किस में मिलाया गया है इसके साथ, तो वाटर में मिलाया गया है, तो उसका भी मोल अंश NH2, क्योंकि इसका फार्मूला तो यही बनेगा इसके अनुसार, जो यहाँ है उसी का मोल अंश, मोल नंबर ऑफ मोल यहाँ, और उसी का यहाँ, और यहाँ पे दूसरे वाले का। तो पहले हम लोग को ये तब निकलेगा जब ये पहले निकाला जाए इसका और इसका वैल्यू। अब आते हैं कि अगर n इसके लिए कि यदि NaOH निकालना हो तो हम लोग क्या होगा WNaOH और यहाँ पर कैपिटल M मोलर मास NaOH। तो ये चीज़ जब आपसे निकल जाएगा तब ना हम लोग दूसरे पार्ट की ओर जाएंगे। तो ये चीज़ दिया हुआ है और ये चीज़ हम लोग को अभी निकालना है, ये NaOH के लिए भी निकालना है और H2 के लिए भी निकालना है। तो हम लोगों को यहाँ इतना दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ बढ़ते हैं कि NaOH का दिया गया द्रव्यमान तो है, लेकिन मोलर द्रव्यमान निकालना होगा। तो NaOH का मोलर द्रव्यमान M1 सिंबल दिया गया है, जिसमें एक Na है तो एक, और सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, और एटॉमिक मास एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम, और हाइड्रोजन की संख्या 1 है और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। यही चीज़ यहाँ पे जुड़ के जब निकाला गया है तो ये आ गया है 40 ग्राम पर मोल, क्योंकि ये जितना भी एटॉमिक मास होता है ग्राम पर मोल में, तो सबका सिंबल हमने लास्ट में, सबका यूनिट हमने लास्ट में लिखा है, तो 40 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे आता है कि H2O का मोलर द्रव्यमान, क्योंकि H2O के लिए भी निकालना है। तो H2O का मोलर द्रव्यमान जब निकालते हैं तो इसको सिंबल से M2 देते हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते हैं 2, और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम पर मोल, और एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम की संख्या 1, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम पर मोल। तो यूनिट यहाँ है, तो 16 और प्लस 2 18 ग्राम पर मोल। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर मोल की संख्या निकालने पर N। तो N1 इक्वल टू W1/M1। तो W1 का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को 160 ग्राम और M1 का वैल्यू 40, तो ये हो गया 4 मोल। और NH2O निकालना है तो W2/M2, तो ये 90 ग्राम दिया गया है W2 का वैल्यू, और 18 ग्राम हो गया आपको M2 का वैल्यू, तो इसलिए हम लोग आ गया 5 मोल। अब हम लोग यहाँ पे आ गए X1 इक्वल टू N1/N1 प्लस N2। X1 हो गया इसका, इसी को हम लोग X1 बोले हैं। N1 का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 4 मोल, N2 का वैल्यू 5 मोल, तो यहाँ पे N1 का वैल्यू 4 मोल, N1 का वैल्यू 4 मोल और N2 का वैल्यू 5 मोल, तो ये हो गया 4 मोल यहाँ पे, और 4 और 5 9 मोल यहाँ पे, 4/9 मोल से मोल कैंसिल हो गया, 0.4 मोल। यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे, 0.4 होगा ओनली, ई मोल से मोल कैंसिल, यहाँ कोई यूनिट नहीं है। इसी को हमने लिखा है कि नोट, मोल अंश की कोई यूनिट नहीं होता है, मतलब कि मोल फ्रैक्शन, मोल अंश यूनिट लेस क्वांटिटी है, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है। फिर हम लोग X2 का निकालना है, तो N2/N1 प्लस N2, और N2 का वैल्यू है हम लोगों को 5 मोल, और यहाँ पे N1 प्लस N2 करेंगे तो 9 मोल, और ये हो गया 0.6, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 0.4 और 0.6, तो ये हो जाएगा 1। और ये जब दो ही क्वांटिटी है तो हम लोग X2 निकालने के लिए, जब ये पता है कि जितना अवयव है उसमें किसी एक का निकालना हो, तो सबके पहले वाले को मोल अंश को जोड़ दीजिए और एक में से घटा दीजिए। तो यहाँ पर तो 2 ही हैं, तो अगर इसका पता हो गया तो एक में से अगर 1 माइनस x1 ये वैल्यू कर दे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोग को पूरा मोल अंश का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आपको ये निश्चित रूप से समझ में आएगा। और देखने के लिए, समझने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने लाइफ के लिए इतने उत्सुक हैं।